हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, मैं कराऊंगी आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग। पहले से ही एक प्लेलिस्ट चलती आ रही है सीरीज़ हमारी, जो कि इकोनॉमिक्स की। आप यूजीसी नेट, एसएससी, एचटेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी एग्जाम्स में आप इनको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना और आपको एक वेल डिफाइंड नोट्स देना, ताकि आप अपने नोट्स बनाकर भी खुद से पढ़ सकते हैं। विद एग्जांपल्स मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग होती क्या है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक बुक कीपिंग मेथड है। बुक कीपिंग मेथड कैसे कि कितनी जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें कितना तो पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कितनी असेट्स हैं या जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो एक बुक में, बुक कीपिंग में ये रखी जा रही है। कितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, हमारी कंट्री में, हमारी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो वो बुक कीपिंग मेथड होता है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट यूज़ करते हैं। ये गवर्नमेंट का बुक कीपिंग मेथड है। जैसे आप सब घर में एक अकाउंट बनाते होंगे, ठीक है, जो भी आपके घर में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी ये तो है नहीं कि पैसा कमाने वाली, लेकिन आप कहीं एक पैसा खर्च कर रहे होंगे, कहीं से पैसा आपको प्राप्त हो रहा होगा, कुछ आपने किया होगा। तो ऐसे ही एक बुक कीपिंग गवर्नमेंट के लिए है, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लेवल को ट्रैक करती है गवर्नमेंट कि एक स्पेसिफिक टाइम में, यानी कि थ्रू आउट अ ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कंट्री ने कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी की है, कितना पैसा कमाया है, कितना प्रॉफिट वगैरह हुआ है, ठीक है, या कितना लॉस हुआ है। इसमें देखेंगे हिस्ट्री, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले दादा भाई नेरोजी ने इसको पहली बार कैलकुलेट किया, नेशनल इनकम अकाउंटिंग को, कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी जीडीपी है, ठीक है। ये सब भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। 1867 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया में जो अनब्रिटिश रूल था, यानी कि जब ब्रिटिश का रूल नहीं है 1867 में, तो वहाँ तब इन्होंने ये बुक लिखी है और इन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में बताया है। अब साइंटिफिक मेथड की बात करें तो जो ओरिजिनली साइंटिफिक मेथड है वो श्री VKRV राव ने बताया था 1931 में। 1949 से 1955 में NI कमेटी बनी थी, ठीक है, नेशनल इनकम कमेटी थी। फिर 1955 से 2020 में सबसे पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CSO, नेशनल इनकम अकाउंटिंग देखती थी। इसके बाद NSSO बना, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल, यहाँ पे अकाउंटिंग ये बना था, और ये दोनों मर्ज होने के बाद बन गई फिर NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी जो NSO की जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, MOSP इसको कहते हैं शॉर्ट में। आप एक बार फुल फॉर्म अगर आपको देखनी है तो गूगल कर लेना, या फिर आप देख लेना, क्योंकि ये नोट्स बनाने काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और आपको फुल तो खुद ही पता होनी चाहिए। अब ये देखिए, एक नोट में क्या है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसकी। एक तो ओनली फाइनल प्रोडक्ट काउंट, जब भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की काउंटिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को काउंट करेंगे। अभी आप यह फाइनल प्रोडक्ट याद रखें, मैं भी आपको समझाने वाली हूँ कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। ओनली फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम मतलब, फैक्टर इनकम क्या है आपकी, जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके फैक्टर होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब फैक्टर इनकम क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, बस ये याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट काउंट होंगे, फैक्टर इनकम काउंट होंगे। और जो NI है, नेशनल इनकम, डिफरेंट होता है GDP से। नेशनल इनकम और GDP में डिफरेंस होता है, अभी हम उसको समझेंगे। NI क्या होता है, नेशनल इनकम होता है NNP एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। इसको इस तरीके से लिखते हैं, NNP एट द रेट फैक्टर कॉस्ट FC, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब हमने कहा था कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट काउंट होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, जो लास्ट कंज्यूमर के पास होते हैं। उनको कंज्यूमर फिर बेच नहीं रहा, उनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, सीधे उनको जब कंज्यूम कर लेता है उसको कहते हैं फाइनल प्रोडक्ट। कैसे समझेंगे इसको, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट। आपने देखा होगा, मैंने अपनी पिछली कई क्लासेस में बताया होगा, रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद प्रोसेस्ड गुड होते हैं, उसके बाद आपके ये फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनको, फिनिश्ड प्रोडक्ट वो हैं जिन पर एक प्रोसेसिंग हो गई। फिनिश्ड मतलब कोई रॉ मटेरियल है, उस पर एक प्रोसेसिंग कर दी आपने, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट कहेंगे। लेकिन ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है ना, इनको
यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, कोई और प्रोडक्ट बनाने के लिए। कैसे? एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल समझेंगे शुगर का। चीनी है, चीनी क्या थी पहले? गन्ना था। गन्ना क्या है? रॉ मटेरियल। क्या है? शुगर केन। शुगर केन है आपका रॉ मटेरियल। लेकिन जो चीनी है उस पर प्रोसेसिंग हुई। जब प्रोसेसिंग हुई तो क्या बना उससे? चीनी जो शुगर केन से क्या बना? जब शुगर केन पर प्रोसेसिंग हुई क्या बनी? चीनी। चीनी को अगर कोई कंज्यूमर अपने घर में चाय में, दूध में, ठीक है, मिठाई में यूज़ कर रहा है अपने घर पे, वो हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट। लेकिन अगर उसी चीनी को कोई हलवाई कोई दूसरी मिठाई बनाने के लिए यूज़ कर रहा है कि चीनी से लड्डू बनाऊंगा, बर्फ़ी बनाऊंगा एज अ चाशनी, वो उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो उसके लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ठीक है, चीनी क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट है, यानी कि एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स है उसके लिए। तो कोई गुड अगर किसी के लिए फाइनल प्रोडक्ट है तो उसके लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है किसी और के लिए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गए होंगे। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे कहा है कि ओनली फाइनल प्रोडक्ट काउंट। फाइनल प्रोडक्ट मैंने आपको समझा दिया। अब कैसे काउंट होगा फाइनल प्रोडक्ट? जैसे ऑयल की 200 बोतल एक दुकान पर है, ठीक है, 200 बोतल एक दुकान पर। अब कैसे पता लगेगा कि ये काउंट होनी है कि नहीं होनी? मान लो 100 बेच दी और 100 स्टोर में पड़ी है, तो स्टोर वाली काउंट नहीं होगा प्रोडक्शन में। काउंट सिर्फ ये जो बेच दी हैं ये काउंट होंगी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ओनली फैक्टर इनकम विल बी काउंट। तो फैक्टर इनकम को हम कैसे समझेंगे? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसके बदले में कुछ आ रहा होता है। ठीक है, दो तरीके की इनकम है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम वो है जो एक पार्टी तो खर्च कर रही है लेकिन उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, जिसमें कोई लेन देन नहीं होता बल्कि सिर्फ गिफ्ट, पेंशन, सब्सिडी। अब ये देखो, ट्रांसफर इनकम समझ लेते हैं पहले। ट्रांसफर इनकम में गिफ्ट दे दिया, क्या वापसी में कुछ दिया? अब ये मत बोलो रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट इज द अदर मैटर। पेंशन, पेंशन दे दी सरकार ने, यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, लेकिन सरकार को उसके बदले कुछ मिला नहीं, एज अ गिफ्ट है। सब्सिडी, उसके बदले सरकार को कुछ मिला नहीं। भत्ते हो गए, अलाउंसेस, डोनेशन होगी और विंडफॉल गेन हो गए जो अचानक से होते हैं। तो ये जो इनकम है इसमें कुछ भी किसी दूसरी पार्टी को नहीं देना पड़ा दोनों पार्टी को बीच में। अब समझो फैक्टर इनकम का। एक अंकल हैं, अंकल ने ना अपने भतीजे के लिए एक बाइक ऑर्डर की। जब उसने बाइक ऑर्डर की तो उसने किसी कंपनी या फैक्ट्री से की होगी, किसी शॉप से, शोरूम से की होगी। तो अंकल ने बाइक के पैसे दे दिए फैक्ट्री को, तो ये क्या हो गया? ये एक फैक्टर इनकम हो गई। ठीक है, बाइक के पैसे किसी शॉप को दे दिए तो उसने बाइक दे दी, अंकल ने पैसे दे दिए 50,000 रुपये। ये आपकी नेशनल इनकम में काउंट होगी। लेकिन जब अंकल ने वही कार गिफ्ट की है अपने नेफ्यू को तो इसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। ये एक ट्रांसफ़र इनकम है, यहाँ पर कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुई है। तो जहाँ पर कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस ना हो उसको ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। फैक्टर इनकम वो से कहते हैं जहाँ दोनों पार्टी बदले में कुछ ना कुछ आपस में ले रही हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी क्या होता है? देखिए, मैंने बताया था नेशनल इनकम अलग है, जीडीपी अलग होती है। अभी हम इनके बहुत ही बेसिक टर्म्स को समझेंगे, फिर हम पूरे अच्छे लेवल से समझेंगे। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब जो भी आपकी डोमेस्टिक में यानी कि आपके देश में जो भी पैदावार हुई है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमारा इंडिया है। ठीक है, क्या है? ये हमारा इंडिया है, मैप को इग्नोर कीजिएगा। इंडिया की जितनी भी यहाँ चार दीवारी में, इंडिया में जितनी भी डोमेस्टिक एरिया में प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी और एनएनपी को कैसे समझेंगे? एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट क्या होता है? नेट मतलब डेप्रिसिएशन हटा दिया। ग्रॉस से नेट पता है ना आपको, कोई लॉस हटा दिया, डेप्रिसिएशन हटा दिया। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आएंगे? नेशनल पे तब आएंगे जब जो एब्रॉड की इनकम है, मान लो हमारे देश का कोई बंदा एब्रॉड में काम कर रहा है, ठीक है, या हमारे देश की कुछ कंपनी है जो एब्रॉड में चल रही है लेकिन प्रॉफिट हमारा इंडिया में आ रहा है, तो वो जब ऐड हो जाती हैं तब डोमेस्टिक से नेशनल पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट तो है ही। अब चलो समझेंगे ग्रॉस से आप नेट पे कैसे जाओगे। अगर आपसे कहा जाए जीडीपी से एनएनपी पे जाना है तो ग्रॉस से नेट कैसे जाते हैं? एक वॉच है, किसी ने खरीदी है ये 10,000 रुपये की, ठीक है, एक वॉच किसी ने खरीदी है कितने की? 10,000 रुपये की। बेचिए
सोल्ड कर दी कि मेरा मन भर गया, मुझे वॉच नहीं चाहिए, वॉच नहीं चाहिए, तो बेच दी 7,000 रुपये की। लॉस कितना हुआ? 3,000 का। लॉस को क्या कहेंगे हम? डेप कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। नेट कितने की बिकी? 7,000 की, इसको कहेंगे नेशनल। ग्रॉस से नेट पर तब आते हैं जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। अब दूसरी टर्म क्या है? डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल पे तब आते हैं जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यानी कि जो एब्रोड से जो इनकम हो रही है उसको ऐड कर देते हैं, तो डोमेस्टिक से नेशनल चले जाते हैं। यहाँ क्या होता है कि जो एब्रोड से आने वाली इनकम है वो ऐड हो जाती है नेशनल में, और जो इनकम टू एब्रोड है, यानी कि जो एब्रोड जाने वाली इनकम है, जो हमारे देश में प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन वो बाहर की कंपनियों का है, वो बाहर ही जाएगा विदेश में, वो घट जाता है। ठीक है, मोस्टली फॉर्मूला यही चलता है कि डोमेस्टिक से नेशनल पर आएंगे जो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड आपकी प्लस हो जाएगी। नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे गए? ठीक है, अब आपने डोमेस्टिक से नेशनल तो मैंने आपको बता दिया कि एब्रोड से आने वाली इनकम ऐड हो गई, लेकिन अगर उल्टा चलना हो, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे जाएंगे? जब जो दूसरे लोगों ने जो कमाई की है हमारे देश में और वो अपनी कंपनी अपनी देश में भेज रहे हैं, तो उसको माइनस करके। सिंपल सा। अभी आगे और अच्छे से समझ लेते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको स्टूडेंट्स बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, एक बार समझ लो, हमेशा याद रहेगी। ग्रॉस से नेट पर तब जाते हैं जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। जो घाटा आपको लॉस हुआ उसको माइनस करके नेट आया कि भाई नेट इतना है। नेट से ग्रॉस पे कब जाएंगे? इसका उल्टा, डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो, नेट से आप ग्रॉस पे चले जाओगे। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पर कब जाएंगे? जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को आप ऐड कर लो, यानी कि जो एब्रोड से हमारे देश के लोगों की इनकम आने वाली है वो ऐड कर लो, तो नेशनल इनकम हो जाएगी। और नेशनल से डोमेस्टिक कब जाएंगे? जब आपकी माइनस कर देंगे नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को माइनस कर दो, जो एब्रोड की इनकम है उसको हटा दो, यानी कि उसको उनके देश में ही भेज दो, तो यहाँ से नेशनल पे डोमेस्टिक पे आ जाएंगे। इसके बाद जो जीडीपी है वो होती है मार्केट कॉस्ट पर, और एनएनपी है वो होती है हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर। मार्केट कॉस्ट पर मतलब फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट इसका फॉर्मूला है फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, यानी कि जो भी आपकी फैक्टर कॉस्ट है, जो भी आपकी फैक्टर कॉस्ट है लैंड लेबर इनकम वगैरह की, वो होती है आपकी इसमें जीडीपी में, और इसमें टैक्स जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सब्सिडी घटा दी जाती है, तब जाकर मार्केट कॉस्ट आती है। यहाँ पे एनएनपी एट द फैक्टर कॉस्ट क्या है? जो जीडीपी है वो मार्केट कॉस्ट पर होती है, यहाँ पे उसको जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट माइनस मार्केट कॉस्ट, यानी कि इसमें से जब हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को तभी तो नेट आया, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ देते हैं तब नेट आया, और यहाँ पे सब्सिडी को भी जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट आता है। तो ये क्या होती है? ये आपकी होती है यहाँ पे नेशनल इनकम। इसको नेशनल इनकम कहते हैं, इसको आपको जीडीपी कहते हैं, जो कि मार्केट कॉस्ट पर होता है, यानी कि जो मार्केट में जो चल रहा है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है हमारे देश में, जो टैक्स वगैरह ऐड किए गए, लेकिन सब्सिडी माइनस कर दी। सब्सिडी माइनस कैसे? मान लो किसी भी प्रोड्यूसर ने कुछ पेन बनाए तो जो लागत आई है वो है उसकी जीडीपी में, प्लस उसने टैक्स भी पे किया तो वो प्लस हो जाएगा। लेकिन उसने कहा, गवर्नमेंट ने, अच्छा पेन बना रहे हो, ठीक है, विदेश से मंगाने नहीं पड़ेंगे, पेन यहीं बनाओ, हमको सब्सिडी देंगे तुम्हें, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, मान लो 1,000 रुपये की, तो इसको माइनस करके मार्केट कॉस्ट निकल जाती है। लेकिन जो एनआई है, नेशनल इनकम है, क्या करेंगे इसमें से? अब जो ये जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट निकल गई, ये वाली जो कॉस्ट निकल गई, इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो और फ्रॉम इनकम एब्रोड फ्रॉम इनकम को जोड़ दो, इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ दो, और सब्सिडी को यहाँ पे ऐड करना होगा, तब जाके फैक्टर कॉस्ट निकलती है, एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट निकलती है। ये इसको बहुत आसान तरीके से समझेंगे, ये बहुत आसान चार्ट है जिससे आप जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी एट द रेट मार्केट कॉस्ट पर पहुँच जाएंगे। और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं जल्दी एमसीक्यूज़ या पीवाईक्यू सीरीज़ लेकर आऊँगी जहाँ मैं आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सारी के सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी। तो ये देखिए, जी से यानी कि ग्रॉस से आप कैसे गए नेशनल पर, जब आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। डोमेस्टिक से आप कैसे गए नेशनल पर, ये नेट है, नेशनल पर डोमेस्टिक के कैसे गए, जब आपने नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड कर दिया। अब आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पर कब जाएंगे, जब आप टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को प्लस कर देंगे, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी जीडीपी क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, और भी रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के टाइप्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं नेशनल इनकम को अकाउंटिंग को कैलकुलेट करने के। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। थैंक यू सो मच।